Entropy and second law of thermodynamics. So this will be our class today. We will discuss entropy and second law of thermodynamics. So here we are going to discuss entropy and second law of thermodynamics. बहुत ही important concept है. This concept is very important. तो यहाँ से हम actually criteria of spontaneity देखेंगे. Criteria of spontaneity. Why a chemical reaction takes place? What is the cause of? What is the cause? यहाँ से पहले हम पेन लेते हैं. सी गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे एंट्रोपी. आज हम डिस्कस करेंगे एंट्रोपी एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. we'll discuss entropy and second law of thermodynamics. This is our lecture today. So let us straightly go to discuss our topic, that's entropy and second law of thermodynamics. Basically this lecture is important for students who are in class 11th, and for NEET and JEE aspirant students this lecture is going to be very important. स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक यहाँ से. फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. सॉरी, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से हम डील करेंगे. तो पहले हम सोचेंगे व्हाई द नीड ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अराइज. व्हाई द नीड ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अराइज? बिकॉज फर्स्ट लॉ हमारे पास जो था फर्स्ट लॉ, तो फर्स्ट लॉ ने हमें कहा, क्या कहा फर्स्ट लॉ ने? लेट अस एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. तो हम कोई गिलास ऑफ वाटर लेंगे यहाँ पे. लेट अस टेक हॉट गिलास ऑफ वाटर. sorry, let us take this half glass of water. This is a hot glass of water. Now see what will happen if I put this glass of water in the open. So heat will basically exchange from this system. This is my system. Heat will exchange from the system to the surroundings. Heat will exchange from the system to the surroundings. तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ने हमें क्या बताया था? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ने हमें बताया था कि जो हीट होती है इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, मींस ट्रांसफर ऑफ हीट टेक्स प्लेस. तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ने हमें एक्सप्लेन किया था कि heat gets transferred in a chemical reaction in a system. Heat gets transferred from system to the surroundings, from system to surroundings, from system to surroundings. And in turn surroundings should supply this heat to the system, means reaction should take place in both the directions, यहाँ से भी और यहाँ से. लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या होता है, हमारे पास हॉट गिलास ऑफ वाटर है, इस पे वाटर है, तो यहाँ से हीट ट्रांसफर होती है टू द सराउंडिंग्स, फ्रॉम द सिस्टम टू द सराउंडिंग्स. सो और हियर हीट गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिस सिस्टम टू द सराउंडिंग्स. लेकिन क्या सराउंडिंग से, क्या आपने कभी देखा है जब आपका ये गिलास ऑफ वाटर सर्द हो जाएगा, जब आपका ये गिलास ऑफ वाटर कूल हो जाएगा, व्हेन इट गेट्स कूल्ड, जब आपका एक गिलास ऑफ वाटर कूल हो जाएगा, क्या आपने देखा है ये ऑटोमेटिकली हॉट हो जाता है? क्या आपने देखा है ये ऑटोमेटिकली हॉट हो जाता है? नहीं ना. मीनस सराउंडिंग से फिर हीट यहाँ नहीं आती, सराउंडिंग से डायरेक्टली ऑन इट्स ओन हीट यहाँ पे नहीं आती है. दिस थिंग एक्चुअली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कुड नॉट एक्सप्लेन. तो ये चीज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एक्सप्लेन नहीं कर सकती. तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सका ये रिएक्शन. तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कुड नॉट एक्सप्लेन ओवर हियर कि जो हमारी फॉरवर्ड प्रोसेस है, फॉरवर्ड प्रोसेस अगर होती है, फॉरवर्ड प्रोसेस, तो रिवर्स प्रोसेस क्यों नहीं होती है उसी टाइप. तो रिवर्स प्रोसेस क्यों नहीं होती है, रिवर्स प्रोसेस क्यों नहीं होती है? मींस अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स दिस प्रोसेस इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल, but this process is not possible, reverse process is not possible. To explain this factor हमें आइडिया लगाना है, what is the cause of feasibility of the process, what is the cause of spontaneity of the process. Basically हमें डिस्कस करना है cause of this reaction, that is the spontaneity of the reaction.
spontaneity of reaction. Sorry, I am mistaken over here. Spontaneity of reaction. Spontaneity of reaction. So basically, why the reactions are spontaneous? हम पहले डिस्कस करेंगे spontaneous term क्या है. Later on we'll see what is the cause of spontaneity of a reaction. तो अब तक हमने पढ़ा था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में we were discussing del H, means we are discussing enthalpy of the system. We are discussing enthalpy of system. तो हमने कहा if del H of the system is negative, then the process is spontaneous. Then the process is spontaneous. Spontaneous means then the process is spontaneous. Spontaneous means process has the urge to occur. Process has the urge to occur. Process has the urge to occur. Urge to occur on its own. It has the urge to occur on its own. For example, अगर मैं यहाँ पे कोई example लूँगा, for example, मैं यहाँ पे लूँगा rusting of iron. Rusting of iron. This rusting of iron takes place on its own. It takes place on its own. Therefore, rusting of iron is a spontaneous process. This process has urge to occur. It is a spontaneous process. Rusting of iron is a spontaneous process. But this process is very slow. So यहाँ पे ये rusting of iron, it is a slow process and it is spontaneous process. It has tendency to occur on its own. यहाँ पे एक और example लेंगे. For example, हम neutralization लेंगे, reaction between acid and base. तो हमने पहले भी देखा acid and base react together, they form salt. They form salt and what? This reaction is very, very fast. And this is also spontaneous. It occurs on its own. So one more thing आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर मैं यहाँ पे कोई container लूँगा, I'll take water in the container and I'll dissolve sugar in it. This process will occur on its own. This is also spontaneous. Means this process has the urge to occur. This process has the urge to occur. This process has the urge to occur. यहाँ से आप क्या अंदाजा लगा सकते हो, ये जो प्रोसेस है, this rusting of iron, ये जो प्रोसेस है, it is very, very slow process. And this process, it's very, very fast process. तो यहाँ से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जो spontaneity है, it has nothing to do with the speed of reaction. यहाँ पे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो spontaneity है, we can have idea over here. Spontaneity has nothing to do. ये जो spontaneity है, spontaneity of a reaction. Spontaneity of a reaction. It has nothing to do with the speed of reaction. It has nothing to do with the speed of reaction. मतलब आपका यहाँ पे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मत आप सोचोगे जो रिएक्शन फास्ट होगी वो स्पॉन्टेनियस है. दैट्स नॉट द केस. It has nothing to do with the speed of reaction. It has nothing to do with the speed of the reaction. It may be slow. Spontaneous processes may be slow. They may be fast as well. Slow process, for example, rusting of iron. And fast process, for example, हमारे पास है neutralization, reaction between acid and base. Reaction between acid and base. So these are spontaneous processes. अच्छा, now see, यहाँ पे हमारा कोई iron rod है. This is an iron rod. Iron rod हमारे लिए system है. This is an iron rod. This is iron. तो बेसिकली इसका रस्ट हो जाता है. दिस इज Fe. इसका रस्ट हो जाता है. जब इसकी रस्टिंग होती है, वी गेट अ कंपाउंड Fe2O3x टाइम्स वाटर. दिस इज रस्ट. क्या नेचर में ऐसा होता है, ये रस्ट खुद से वापस जाके आयरन रॉड में, प्योर आयरन में कन्वर्ट होता है? दिस डज नॉट हैपन. तो रिवर्स रिएक्शन इसकी स्पॉन्टेनियस नहीं है. रिवर्स रिएक्शन जो है यहाँ पे, इट हैज नो अर्ज टू ऑकर, बट दिस रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस ओवर. दिस रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस ओवर हियर. बेसिकली सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें बताएगी अंडर व्हाट कंडीशन रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस और नॉट. मींस सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स विल एक्सप्लेन एज cause of spontaneity. Cause of spontaneity. The second law of thermodynamics will explain cause of spontaneity. So according to second law of thermodynamics, पहले हम उसका थोड़ा सा स्टेटमेंट यहाँ पे डिस्कस करेंगे. Second law of thermodynamics, according to, पहले हम थोड़ा सा second law will explain as the cause of spontaneity of a reaction. Cause of spontaneity means under what condition
Under what conditions a reaction can be spontaneous? A reaction can be spontaneous. Under what conditions we can say we can explain that a reaction is spontaneous. तो इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास स्टेटमेंट आया सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का। तो यहाँ पे आप हेडिंग डालो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। According to second law of thermodynamics, entropy of universe is always continuously increasing. तो second law of thermodynamics का statement है the entropy of universe, we'll discuss this entropy term. The entropy of universe is always increasing. Is always increasing. Entropy of universe is always increasing. बस हम थोड़ा सा इसी स्टेटमेंट के इर्द गिर्द घूमेंगे, फिर आपको ये भी स्टेटमेंट है खुद से लिख सकते हो। Entropy of the universe is always increasing. Therefore, from here we can have an idea that entropy must be the condition. Entropy जो हमारे पास है, entropy should be the condition. Should be the condition for spontaneity. Condition for spontaneity. तो डिस्कस करते हैं पहले entropy को, फिर हमें पता चलेगा खुद ही how entropy is a condition for spontaneity. So let us discuss entropy term over here. Let us discuss entropy over here. डिस्कस करते हैं entropy को. Now what is entropy of the system? Entropy is the degree of randomness of a system. It is the degree of randomness of a system. It is the degree of randomness of a system. Now what is randomness? Randomness means disorder of a system. It is the degree of randomness or disorder of a system. So according to second law of thermodynamics, जो भी हमारे पास रिएक्शन होगी उसमें डिसऑर्डर होना चाहिए, उसमें एंट्रोपी इंक्रीज होनी चाहिए। इस चीज को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? एंट्रोपी इज द डिग्री ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम। फॉर एग्जांपल, मेरे पास कोई बुकेट है, आई हैव बुकेट ओवर हियर, आई हैव बुकेट ओवर हियर, और इस बुकेट में मेरे पास कॉइन्स पड़े हैं। देयर आर कॉइन्स इन द बुकेट, लेट देयर आर 20 कॉइन्स इन द बुकेट, 20 कॉइन्स इन द बुकेट। अगर मैं आपसे कहूंगा, अगर मैं आपसे कहूंगा इस बुकेट को आप, ये जो बुकेट है मेरा, it contains 20 coins. These 20 coins are arranged in ordered manner. They are arranged in ordered manner. Ordered manner बोले तो इनमें सब ही हेड ऊपर की साइड है। कॉइन में हेड और टेल होता है। मैंने ऑर्डर बनाया ऐसे, इनका सबका हेड ऊपर की साइड है। दिस कॉइन, तो यहाँ पे इसका हेड है, नीचे साइड में इसका टेल है। तो मैंने इनको अरेंज ऐसे किया है, हेड उनका सबका ऊपर की साइड है। Now what I am shaking, now what I will do, I will shake this bucket. मैं इसको शेक करूंगा, I will shake this bucket. उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, आप मुझे बताओ कितने कॉइन्स यहाँ पे होंगे जिनका हेड ऊपर की साइड होगा। कितने कॉइन्स? What is the probability? The probability is that we can have now, probability is that we can have now coins with head as well as coins with tail option. Means now what has happened, from this ordered arrangement we have reached to disordered arrangement. Now this is disorder, this is disorder, इसी को disorder कहते हैं, इसी को randomness कहते हैं, इसी को entropy कहते हैं। Now let us take one more example. मैं कोई कंटेनर यहाँ पे लूंगा। Now this is a balloon. इस बैलून में गैस मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल इट कंटेन्स हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ से मैं एक और बैलून लूंगा। This balloon contains one more type of gas, that it is for example helium gas. मैं I wish that इन gases को मैं mix करूंगा, तो मैं यहाँ पे एक प्रोसेस करूंगा, that process known as mixing of gases. मैं यहाँ पे mixing of gases करूंगा, मैं यहाँ पे mixing of gases करूंगा। तो मुझे पता है जब mixing of gases होंगे, क्या आप इस कंटेनर में आप बोल सकते हो कौन सा गैस यहाँ है, कौन सा गैस यहाँ है? नहीं ना। Why? Because randomness has increased. Because randomness has increased. Because disorder has increased.
because disorder randomness, that's entropy has increased. Entropy has increased. Now I hope आपको आपकी समझ में आया होगा कि entropy चीज क्या होती है. Entropy is nothing, it is disorder or randomness of a system. Now tell me guys, आपको entropy का meaning समझ में आ गया या नहीं? क्या हम ये कहेंगे जब भी हम मिक्सिंग ऑफ गैसेस करेंगे तो एंट्रोपी विल ऑलवेज इंक्रीज? तो यहाँ पे हमारे पास एक इम्पोर्टेंट टर्म आता है, मिक्सिंग ऑफ गैसेस अगर करेंगे इट विल ऑलवेज रिजल्ट इन इंक्रीज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम. It will always result in increase in entropy of the system. This is theoretical explanation of entropy of the system. This thing is theoretical explanation of entropy of the system. Very good. This thing is theoretical explanation of entropy of the system. थोड़ा इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एंड मैथमेटिकल एप्लीकेशन पे चलेंगे, वहां से हमें सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का स्टेटमेंट भी आएगा. तो लेट अस टेक इट, इसका हम डिस्कशन करेंगे. एंट्रोपी को हम एस से डिनोट करते हैं. एंट्रोपी को हम एस से डिनोट करते हैं. लेकिन हम क्या निकालते हैं थर्मोडायनामिक्स में, जो भी स्टेट फंक्शंस होती है उनका हम चेंज निकालते हैं. therefore we write this entropy as del s, change in entropy. We write this this entropy as del s. So what is del s? This is entropy change. Entropy change. तो बेसिकली मुझे यहाँ से निकालना है, यहाँ पे पहले एंट्रोपी क्या थी S1, उसके बाद जब डिसोल्यूशन हो गया तो फाइनल एंट्रोपी क्या थी S2. So difference between the two, that's S2 minus S1, that's actually entropy change. That thing we define over here. तो हमने यहाँ पे entropy change को define किया. Mathematically, this entropy change del S, it is equal to Q absorbed, Q reversible divided by T. Now, what is this reversible over here? This is reversible reaction. This is reversible reaction, Q reversible divided by T. So this is the definition of entropy. This is the definition of entropy. बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे आप कंफ्यूजन होता है और आपको भी हो गया होगा. तो आपको ये कंफ्यूजन हो गया होगा, सर अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो एंट्रोपी को क्या होगा, बिकॉज दे आर इनवर्सली रिलेटेड. नाउ सी, मैं यहाँ पे कोई कंटेनर लूँ, इस कंटेनर में मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा. Now what will happen to the molecules of the gas? The molecules of the gas will increase in volume. Therefore entropy क्या हो जाएगी? Entropy increase हो जाएगी. Entropy increase होगी with increase in temperature. मतलब ये जो मेरी entropy है, it should be directly proportional to T. Entropy should increase with increase in temperature. Actual में होता ही है, entropy increases with increase in temperature. लेकिन हम यहाँ बात करते हैं change in entropy. Change in entropy decrease होती है with respect to temperature. Entropy increase होती है with increase in temperature, but change in entropy decreases with increase in temperature. क्या यहाँ तक आपको ये बात समझ में आ गई? Let me know guys, let me know क्या यहाँ तक आपको ये बात समझ में आ गई? Let me know आपको ये बात यहाँ तक समझ में आ गई? Very good guys. Let me know, very good guys. Yes sir, very nice. So we have determined over here mathematical formation of entropy, that is in del S is equal to Q reversible upon T. तो मैं एक बार फिर इसको लिखूंगा, del S is equal to Q reversible upon T. So this is the definition of entropy. यहाँ से आप यूनिट भी निकाल सकते हो. क्यों? इट इज हीट का यूनिट जूल है, टेम्परेचर का केल्विन है, देयरफॉर इसका यूनिट होगा जूल पर केल्विन. तो लासी क्यू रिवर्सिबल को कहाँ लाएंगे? क्यू को कहाँ से लाएंगे? क्यू को कहाँ से लाएंगे? टेल मी गाइस, क्या आप क्यू को यहाँ से ला सकते हो? फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. दैट्स व्हाई थर्मोडायनामिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है. थिंग्स आर रिलेटेड. फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें पता है डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी प्लस डी डब्ल्यू. dq is equal to du plus p dw. What is dw? dw is the work done. In case of thermodynamics, we take this work done as negative. We take this is equal to dw is equal to minus p dv. This thing we have explained in the first lectures. Now, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं dq is equal to du minus p dv. क्या यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? du minus p dv. अब इस इक्वेशन को मैं अप्लाई करूंगा, इस इक्वेशन को मैं अप्लाई करूंगा इस फर्स्ट वाली इक्वेशन में. क्यों रिवर्सिबल के बदले du माइनस पी डीवी लिखूंगा. डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन डी टी के बदले
डी यू, मैं यहाँ पे डी क्यू रिवर्सिबल भी लिख सकता हूँ, डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन डी टी के बदले मैं लिखूंगा डी यू माइनस पी डी वी। तो डी क्यू का वैल्यू मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, I can substitute the value of dq over here. तो मैं यहाँ पे लिखूंगा del s is equal to, or you can write ds is equal to, ds and del s they are same, ds is equal to q reversible के बदले मैं लिखूंगा du minus p dv upon t। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? तो मैं इसको थोड़ा सा अरेंज कर सकता हूँ, आई कैन राइट ds is equal du upon t। now this work done, this is this is du प्लस डी डब्ल्यू। तो डी डब्ल्यू प्लस माइनस डी डब्ल्यू, फसला में हम लिखते थे डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस माइनस डी डब्ल्यू। ना इन केस ऑफ एक्सपेंशन, इंट्रोपी में एक्सपेंशन होता है, इंट्रोपी में इंक्रीज होता है डिग्री ऑफ रेंडमनेस, वी कैन राइट डी क्यू इज इक्वल टू डी यू माइनस डी डब्ल्यू, बिकॉज एक्सपेंशन में इस वर्क का साइन नेगेटिव होता है। नाउ यू कैन अरेंज इट डी यू इज इक्वल डी क्यू इज इक्वल टू डी यू माइनस डी डब्ल्यू के बदले हम माइनस पी डी वी लिखेंगे। तो यू कैन राइट ओवर हियर डी यू प्लस पी डी वी। तो यहाँ मैं पॉजिटिव साइन लगाऊंगा, तो आई विल राइट ओवर हियर पॉजिटिव साइन। मैंने यहाँ पे पॉजिटिव साइन लगाया, तो प्लस में यहाँ पे लिखूंगा पी डी वी अपॉन टी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? किसी को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? बिकॉज हम यहाँ से एक जनरल इक्वेशन निकालने जा रहे हैं। किसी को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? टेल मी गाइस, किसी को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? बिकॉज यहाँ से हम एक जनरलाइज्ड इक्वेशन निकालने जा रहे हैं। नो सर, वेरी गुड वेरी गुड। तो यहाँ से आपको एक और इक्वेशन की याद आनी चाहिए, एक और इक्वेशन की याद आनी चाहिए, दैट इज मैंने कहा था सी वी इज इक्वल टू डी यू बाई डी टी फॉर 1 mole of the gas, for n moles of the gas cv is equal to nd, cv is equal to for n moles of the, this is for 1 mole of the gas, for n moles of gas n into cv is equal to du by dt। तो यहाँ से आप du निकालो, du will be equal to ncv dt, ncv dt। this is again very important relation जिसको हमने पहले ही एक्सप्लेन किया है। तो इस इक्वेशन को यहाँ पे अप्लाई करेंगे, इस इक्वेशन के यहाँ पे अप्लाई करो, ds is equal to du के बदले हम क्या लिखेंगे ncv dt। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ncv dt अपॉन t प्लस, ना आप यहाँ से p को लाओ, we know that for an ideal gas pv is equal to nRT, for an ideal gas pv is equal to nRT। so हमारा p को t को यहाँ लाओ, we can bring t over here, तो p by t is equal to p by t is equal to nr upon v। p by t, v को मैंने यहाँ लिया, t को मैंने यहाँ लाया, तो p by t का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे nr upon v, p by t का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे nr upon v। तो क्या मैं यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ, यहाँ पे nr upon v into dv। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? जल्दी मुझे बताओ, किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? मुझे बता, किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक मत है? किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक मत है? वेरी गुड, वेरी नाइस। नो सर, वेरी नाइस वेरी नाइस। तो बेसिकली मैंने क्या किया, डी यू का वैल्यू लाया, डी यू का वैल्यू मैंने यहाँ से लाया जो हमने पहले लेक्चर्स में डिस्कस किया है, डी यू इज इक्वल टू एम सी वी डी टी। तो सिमिलरली मैंने यहाँ पे पी अपॉन टी का वैल्यू लाया फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन। नाउ मुझे पता इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। आई विल टेक दिस इक्वेशन टू द नेक्स्ट पेज, ds इज इक्वल टू ncv dt by t प्लस nr अपॉन v by dv। तो इस इक्वेशन को मैं यहाँ पे ले लूंगा, तो मेरे पास इक्वेशन थी ds इज इक्वल टू ncv dt अपॉन t प्लस मेरे पास इक्वेशन थी nr dv अपॉन v। तो इस इक्वेशन को मैं इंटीग्रेट करूंगा, आई इंटीग्रेट दिस इक्वेशन, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ ds इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे टेम्परेचर की इंटीग्रेशन होगी, n और cv की नहीं होगी, इज इक्वल टू ncv इंटीग्रेशन ऑफ dt बाई t प्लस nr की इंटीग्रेशन नहीं होगी बिकॉज n इज कांस्टेंट, r इज कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ dv बाई v, dv बाई v चेंजेस हो रही है,
तो यहाँ से आप इंटीग्रेट करो बिटवीन द लिमिट्स t1 एंड t2, इंटीग्रेट करो बिटवीन द लिमिट्स v1 एंड v2, यू नो हाउ टू इंटीग्रेट दिस। तो यहाँ से इंटीग्रल और ये खत्म हो जाएगा, विल गेट del s इज इक्वल टू ncv। Now what is integration of dt by t? Now tell me guys, what's integration of dt by t? First tell me what's integration of dt by t. Tell me what's integration of dt by t. मैंने आपको बताया integration of dx by x is equal to ln of x. Similarly integration of dt by t is equal to ln of t. तो यहाँ पे आप लगा ncv ln of फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट, तो ln of t उसका फाइनल लिमिट ले लो दैट्स t2, इनिशियल लिमिट ले लो t1 प्लस nr इंटीग्रेशन ऑफ dv by b इट विल बी इक्वल टू ln of v, उसका अपर लिमिट ले लो v2 और लोअर लिमिट v1 है। तो वी विल गेट एन इक्वेशन del s इज इक्वल ncv ln of higher limit minus lower limit, that is t2 minus ln of t1 plus nr ln of higher limit v2 minus ln of v1। तो यहाँ से हमें आता है एक और फॉर्मूला लॉग फॉर्म की, ln of a minus ln of b। तो मुझे बता ln of a minus ln of b किसके बराबर होता है, ln of a by b। तो ln of t2 minus ln of t1 किसके बराबर होगा, ln of t2 by t1। तो यहाँ से आप फॉर्मूला लगा ncv ln of t2 by t1 plus nr ln of v2 by v1, दिस इज इक्वल टू एंट्रोपी। बेसिकली ये हमारे पास एंट्रोपी की रिलेशन है। दिस इज चेंज इन एंट्रोपी इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। दिस इक्वेशन इज चेंज इन एंट्रोपी, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स change in entropy in terms of temperature and volume, in terms of temperature and volume। क्या यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई? वेरी नाइस। चेंज इन एंट्रोपी इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। शीम तारिक नो सर, क्या नो सर? कहाँ पे आपको प्रॉब्लम है मुझे बता। नो सर। जुबैर नो सर। बिल्कुल ये सर। क्या यहाँ तक अब आपको बात समझ में आ गई? शीम तारिक जुबैर जल्दी बोलो। जुबैर, शीम तारिक, तारिक, दानिश, शीम तारिक, यस जुबैर, यस, वेरी गुड। ये इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए, ये इक्वेशन आपको रिमेम्बर करनी चाहिए। ये इक्वेशन आपको रट्टा मारनी है, रट्टा नहीं, इसको थोड़ा यहाँ से डिराइव करो, मतलब ये इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। क्या कोई आप में से डेल एस को, इस इक्वेशन को यूज करके डेल एस को रिप्रेजेंट कर सकता है इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर? टेम्परेचर एंड प्रेशर, क्या कोई आप में से इसी इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर रिप्रेजेंट कर सकता है? मुझे बोलो अगर कर सकते हो। क्या कोई आप में से इस इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर रिप्रेजेंट कर सकता है? दिस इज इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, यहाँ पे टेम्परेचर, यहाँ पे वॉल्यूम। क्या कोई इसमें इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इसको रिप्रेजेंट कर सकता है आप में से? सर वी विल ट्राई। अरे इसमें ट्राई नहीं, अरे बहुत ही इजी है। आपको पता है यहाँ पे लगाना है बॉयल्स लॉ, यहाँ पे लगाना है बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ क्या कहता है? फ्रॉम बॉयल्स लॉ, फ्रॉम बॉयल्स लॉ v2 अपॉन v1 इज इक्वल टू p1 अपॉन p2। काम खत्म। तो यहाँ पे v2 और v2 by v1 के बदले आप लगा p1 अपॉन p2। So from Boyle's law, you can have this type of equation. Then del S is equal to NCV ln of T2 by T1 plus NR ln of P1 by P2. Now the things are clear. This is in terms of temperature and pressure. Boyle's law को इस्तेमाल किया यहाँ पे, Boyle's law की application लाई यहाँ पे। Have you got it? क्या आपको इंट्रॉफी समझ में आ गई? ये इक्वेशन आपको कल तक याद होनी चाहिए, बिकॉज इसकी एप्लीकेशन हमें नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करनी है। अब बात आपको समझ में आ गई? हाउ कैन वी रिलेट द थिंग्स? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। नाहिदा, अब आपको बात समझ में आ गई कैसे करना है? फैजान रशीद, यस सर, वेरी गुड, वेरी नाइस। तो यहाँ पे हमने देखा चेंज इन एंट्रोपी इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर।
यहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया चेंज इन एंट्रोपी इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो ये प्रेशर एंड टेम्परेचर, ये लेक्चर अभी खत्म नहीं हुआ, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में खत्म करेंगे, बिकॉज ये बहुत बड़ा लेक्चर होने जा रहा है। इसमें हमें देखना है लेट लास्ट में डेल एस हाउ इट इज क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी। तो इस इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं, इसी इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं। ऐसी हमारे पास इक्वेशन आ गई, तो वी हैव इक्वेशन ओवर हियर। इक्वेशन हमारे पास है डेल एस इज इक्वल एन सी वी एल एन ऑफ टी टू बाई टी वन प्लस एन आर एल एन ऑफ वी टू बाई वी वन। इस इक्वेशन को हम डिफरेंट प्रोसेस में अप्लाई कर सकते हैं फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। Now tell me for isothermal process क्या चीज जीरो होती है? For isothermal process change in temperature is equal to zero. Therefore ये term zero बन जाएगी, this term will become zero. Therefore del S will be equal to n r ln of V2 by V1. Therefore del S is equal to n r ln of V2 by V1. अगर आपकी प्रोसेस आइसोथर्मल है then always your del S will be equal to n r ln of V2 by V1. And R ln of V2 by V1. Very good. Change in temperature is equal to zero. Very good, Zubair. तो नंबर सेकंड, अगर हमारे पास आइसोकोरिक प्रोसेस होगी, फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए क्या होगा? आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए डेल V इज इक्वल टू जीरो। देयरफॉर डेल S किसके बराबर होगा? NCV ln of T2 by T1. But this is very important. This is very important for adiabatic process. तो एडियाबेटिक प्रेस के लिए आपके पास क्या चीज जीरो होती है? क्यू इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे फार्मूला में कहीं क्यू नहीं है, तो बेसिक फार्मूला पे जाओ, डेल एस इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई टी। डेल एस इज इक्वल टू जीरो डिवाइडेड बाई टी, तो डेल एस इज इक्वल टू जीरो। फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस योर एंट्रोपी इज ऑलवेज जीरो। एंट्रोपी इज ऑलवेज जीरो फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, एंट्रोपी इज ऑलवेज जीरो। क्या हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे? नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इन एप्लीकेशंस को, कभी खत्म नहीं होगा। वेरी गुड, वेरी नाइस जुबैर। तो आपको याद है कौन सी चीज कब कब जीरो है? वेरी गुड। वी आर गोइंग टू स्टॉप ओवर हियर। यहाँ तक आपको याद रखना, आपको याद रखना है आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस एंड आइसोकोरिक प्रोसेस एंड दिस इक्वेशन। तो यहाँ पे मैं स्टॉप करूंगा। शुड आई स्टॉप ओवर हियर? शुड आई स्टॉप ओवर हियर? आई एम गोइंग टू स्टॉप। So we'll stop our class, today's class. In the next class, we'll discuss more about criteria for spontaneity of reaction. तो एक बार फिर आप इसको YouTube पे जाके देखना, शाम को आप एक बार फिर YouTube पे जाके देखना। अरे यार कम से कम लाइक और शेयर